हम्म तो अपन ने बेटा पिछली क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़ा था। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कितना कितना अपन ने पढ़ा। तो बातचीत पहले कर लो, उसके बाद आराम से पढ़ें। सुनो सुनो, कुछ कह रहा है ना, वो जरूरी काम है। हो गया काम? हाँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस आएगा। ठीक। टेस्टिस के बाद डक्ट सिस्टम में अपन ने कहा कि यहां पे सबसे पहले वासा फ्रेंशिया, फिर इपेरिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा। ग्लैंड्स के अंदर हमने कहा सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्लैंड आती है। टेस्टिस के बारे में कहा नंबर कितना है, वन पेयर। शेप कैसा है, ओवल। लोकेटेड है स्क्रोटम में, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। स्क्रोटम में क्यों है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए 34.5 से लेकर के 35, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम। फिर हमने कहा कि हर एक टेस्टिस की लंबाई लगभग 4 से 5 और विड्थ लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। फिर हमने कहा टेस्टिस बाहर की तरफ कवर्ड है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से, जिसको अपन ने नाम दिया था ट्यूनिका एल्बुजेनिया। फिर हमने कहा अंदर ये डिवाइडेड है एंटीरियर साइड पे लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में, जिनमें से हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पोस्टीरियर साइड पे आपने कहा रेटे टेस्टिस होगा, जो कि एक्चुअली चैनल के फॉर्म में होता है। फिर आपने कहा कि जो टेस्टिस है इसमें अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करें तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, उनमें अंदर की तरफ एक तो पाई जाती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि इमेच्योर मेल जर्म सेल है। स्पर्मेटोगोनिया पहले माइटोसिस और फिर मियोसिस के थ्रू, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या बनाएगा, स्पर्म। फिर हमने कहा यहीं पर कुछ पिरामिडल सेल्स होती हैं जिनका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है कि ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। आपने अगला कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स मौजूद हैं जिनको आपने कहा लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल एलएच के इन्फ्लुएंस में बनाती हैं एंड्रोजन। क्योंकि यहां पे ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल से कुछ डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपने कहा कि कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल भी यहां प्रेजेंट होती हैं। तो कुल मिला के इतनी बात करी टेस्टिस के बारे में। फिर हमने कहा टेस्टिस से जब स्पर्म ट्रांसफर होगा तो पहले पहुंचेगा कहां, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से 10 से 20 वासा फ्रेंशिया हैं, इससे पहुंचा इपेरिडाइमिस में। इपेरिडाइमिस टेस्टिस के कहा, एंटीरियर या पोस्टीरियर है, और स्ट्रेट है, हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है। इपेरिडाइमिस से अब आगे कंटिन्यू करेगी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसके ऊपर लूप बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पहले वेंट्रल साइड की तरफ आती है और फिर कहां जाएगी, डॉर्सल साइड की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सल साइड पर ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, जहां से डक्ट रिसीव करेगी। वास डिफरेंस का लास्ट पार्ट डायलेटेड होता है, एम्पुला कहा जाता है। ये रिसीव करेगा जो है सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट। डक्ट रिसीव करने के बाद अब क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट बाहर की तरफ ओपन हो जाएगी बाय मींस ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है। ग्लैंड्स में आपने कहा कि सबसे पहले सेमाइनल वेसाइकल है, दूसरा प्रोस्टेट है और तीसरा काउपर्स ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड के सेक्रीशन को नाम देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। इसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रीशन पहले रिलीज होता है और ये पेनिस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम क्या था, पेनिस। पेनिस का एंटीरियर पार्ट सोलिन या एनलार्ज था, जिसको हमने नाम क्या दिया था, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कवर्ड है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से,
जिसको क्या कहा गया, फोर स्किन हमने नाम दिया था। अब मेल के बाद जब आप बात करते हैं बेटा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अपने को देखना है कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इसको एक बार देख लिया जाए। जब आप बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो थोड़ी सी बात तो हम पिछली क्लास में एक रफ सा आइडिया हम समझ चुके थे क्या क्या चीजें होती हैं। अब उसे थोड़ा हम तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां दिखाई देता है यूटरस। तो ये अपन ने कहा कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया बेटा, यूटरस है। तो अपन ने कहा कि इधर ये आ गया यूटरस। यूटरस के बाद फिर आपने कहा कि यहां से एक डक्ट बाहर की तरफ निकलती है, और ये जो डक्ट यहां से बाहर निकल रही है इसका नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का शुरुआत वाला भाग नैरो है, बीच वाला पार्ट वाइड होता है, और ओवरी की तरफ वाले पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको नाम आप क्या देते हैं, फिम्बरी। तो आपने कहा कि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, फेलोपियन ट्यूब। अब यहां पे फेलोपियन ट्यूब के पास अपने को यहां दिखाई दिया कि ओवरी यहां मौजूद है। एक ओवरी यहां है और एक ओवरी यहां पे हो गई। ये जो ओवरी है इसको आपको दिखाया है कि ओवरी एक तरफ तो जुड़ी किससे है, फेलोपियन ट्यूब से, और साथ में किससे जुड़ी दिखाई है, यूट्रस से। ये जुड़ी होती है बाय मींस ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट यहां इन्हें जोड़ रहा होता है। अब इधर यूट्रस के बाद आगे जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी, तो यहां से हमने कहा कि अब आगे कंटिन्यू करती है वेजाइना, और वेजाइना की जो ओपनिंग होगी इसको अपन नाम क्या देंगे, वेजाइनल ऑरिफाइस कहेंगे। तो ये इतनी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई है। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा अपन ने नाम क्या दिया है, ओवरी। तो पहले हम इसमें से बात करना शुरू करते हैं ओवरी के बारे में। तो देखिए ओवरी का नंबर अभी आपको कितना दिखा बेटा, तो ओवरी का नंबर कितना है, 1 पेयर। तो सबसे पहले ओवरी का फीमेल के अंदर नंबर कितना हुआ, 1 पेयर। क्या स्क्रोटम की तरह ओवरी भी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, नहीं। अगर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ओवरी हैं दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। या अपन ने कहा एब्डोमिनल कैविटी के कौन से रीजन में, पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब यहां देखिए घुमा फिरा के अपन एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो सेम होगा, नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए था कम, तभी टेस्टिस थे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। oogenesis होती है बॉडी टेम्परेचर के बराबर पे, तो इसीलिए ओवरी कहां लोकेटेड है, बॉडी कैविटी के अंदर। फिर आपने कहा कि ओवरी का शेप कैसा रहेगा बेटा, ओवल है। शेप कैसा कहा हमने, ओवल होता है। ओवल शेप के बाद फिर हमने कहा कि ओवरी के जो लेंथ है ये लगभग कितनी रहेगी, 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास। और फिर कहा कि ओवरी को अब अपनी जगह पे बना के भी तो रखना है ना। अगर अपनी जगह बनाए रखना है तो अपन ने कहा कि ओवरी इज अटैच टू यूटरस। तो पहला तो अभी देखा ना कि यूटरस से अटैच्ड है, और यूटरस के अलावा ये अटैच्ड होती है पेल्विक वॉल से। तो यूटरस और पेल्विक वॉल से इसको अटैच करता है लिगामेंट। तो यूटरस और पेल्विक वॉल के साथ ओवरी को अटैच कौन करता है, लिगामेंट अटैच करते हैं। वैसे इन्हें ओवेरियन लिगामेंट वगैरह नाम देते हैं, पर वो नाम वाम एनसीईआरटी में है नहीं, तो अपन सिंपली लिगामेंट याद रख लेते हैं। तो हमने कहा कि लिगामेंट्स के थ्रू ये यूट्रस और पेल्विक वॉल के साथ अटैच्ड हैं। अब ओवरी को देखो, लेट्स से मान लेते हैं ये एक ओवरी है, तो ओवरी पर भी बाहर की तरफ
एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है। तो बाहर ये क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, वही ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कहा जाता है। इसके बाहर की तरफ अगर हम देखें तो यहां बाहर की तरफ इपिथेलियम की एक पतली सी लेयर पाई जाती है, और यहां जो इपिथेलियम है ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है। पहले इसे गलती से हमने एक नाम दिया था, हम इसे जर्मिनल इपिथेलियम कहते थे, पर आज हम जानते हैं कि ये इपिथेलियम गैमीट्स यानी कि ओवम नहीं बनाती है। तो इसलिए हम आज मानते हैं कि इसको जो नाम दिया गया था जर्मिनल इपिथेलियम, वो नाम गलत था। तो ओवरी पर बाहर की तरफ आपको यहां क्या दिखाई देगा? इपिथेलियम। तो ओवरी पर बाहर की तरफ बेटा क्या मौजूद है? इपिथेलियम मौजूद है। तो ओवरी की बाहर की तरफ इपिथेलियम है, और ये जो इपिथेलियम है, अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो याद रख सकते हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है। कैसी इपिथेलियम बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम ये होती है। अब देखिए, ओवरी में अंदर जितना भी मैट्रिक्स है, इस सबको मिलाकर के नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वर्ड का मतलब ही होता है फिलिंग मटेरियल। किसी भी ऑर्गन के अंदर जितना मटेरियल भरा होता है, उस पूरे को आप क्या कहते हैं? हमेशा स्ट्रोमा। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हो? कॉर्टेक्स या मेडुला, और अंदर वाले को मेडुला। तो हमने कहा कि ये कुछ ऐसे डिवाइडेड है कि यहां पर ये जो बाहर का पार्ट है, ये बाहर के पार्ट को मैंने कहा कि ये हो गया ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ओवरी का ये वाला जो पार्ट है, इसको आपने कहा कि ये ओवेरियन कॉर्टेक्स है जो बाहर की तरफ है, जबकि अंदर की तरफ जो है इसको हमने कहा कि ये मेडुला है। तो अंदर की तरफ ये कौन हुआ? ओवेरियन मेडुला। तो बाहर कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ का मटेरियल क्या हुआ? मेडुला हुआ। ये बच्चे कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को मिला करके आप नाम क्या देते हैं? स्ट्रोमा। तो दोनों को मिला करके अपन ने क्या कहा? स्ट्रोमा कहा। अब जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है, इसके अंदर क्या होता है? तो ओवेरियन कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या मौजूद रहेगा? डेवलपिंग फॉलिकल्स। डेवलपिंग फॉलिकल का मतलब है कि आप जानते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और जो ग्रेफियन फॉलिकल हैं, ये सारी चीजें कहां मौजूद होती हैं? कॉर्टेक्स में। जबकि वहीं पर ये जो ओवरी का मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला वाले पार्ट में ब्लड वेसल होंगी, नर्व्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल होती हैं। ये सारी चीजें कहां मौजूद होती हैं? ओवरी के मेडुला में। तो ओवरी को आपने डिवाइड किया दो पार्ट में। बाहर वाले पार्ट को क्या कहा? कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया? मेडुला। अब एक बार एनसीईआरटी में शुरुआत से ओवरी तक जो पार्ट दिया उसे पढ़ो तो एक बार। लिगामेंट वर्ड का सिंपली मतलब होता है जहां पे येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाए और उसकी एक लंबी लंबी सी स्ट्रक्चर हो, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? लिगामेंट। पर बॉडी में भी कई जगह पे अंदर की तरफ जब कोई लॉन्गिट्यूडनल सी स्ट्रक्चर हो, और अगर ये येलो फाइबर से बनी है, तो हम इसको नाम लिगामेंट वापस से देते हैं। जैसे अब डाइजेशन में अपने पास डाइजेशन चैप्टर नहीं रहा, नहीं अदरवाइज लिवर के दोनों लोब के बीच में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, वहां भी यही होता है। यहां भी अपन कहते हैं लिगामेंट है, क्योंकि ये बना किसका है? येलो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, इसीलिए आप उसे नाम देते हैं लिगामेंट। सिंपल क्यूबॉइडल
ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये अगर हम वर्टिब्रेट से पहले बात करें तो लोअर वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट्स के केस में यही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जिसकी सेल डिवाइड होकर के बनाती हैं oocyte, जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte वगैरह है वो इसी से बनती हैं। पर वर्टिब्रेट में क्या होता है, अब ये इससे नहीं बनती है। हायर वर्टिब्रेट में जो हम योग सैक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो योग सैक एंडोडर्म से प्रिमोडियल जर्म सेल बनती हैं। वो प्रिमोडियल जर्म सेल वहां से माइग्रेट करके आती हैं ओवरी में। तो वो स्ट्रक्चर मौजूद तो यहां अभी भी है क्योंकि हमारे एंसेस्टर में पाई जाती थी, पर क्या अब इसका काम गैमीट बनाना रह गया है? नहीं, इसका काम अब गैमीट बनाना नहीं है। इसीलिए हम इस लेयर को, या हम इसे जो जर्मिनल एपिथेलियम पहले नाम देते थे, या भी नाम जर्मिनल एपिथेलियम ही देते हैं, पर हम ये मानते हैं कि हमारे मामले में ये नाम गलत है, इसको कायदे से जर्मिनल एपिथेलियम नहीं कहा जाना चाहिए। हाँ, तो यहां ओवरी पे देखो ना, सबसे बाहर अपन ने कहा कि चारों तरफ सराउंड कौन करेगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाहर की तरफ थिन एपिथेलियम कवर कर रही है ना। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किसकी बनी है? थिन एपिथेलियम की है। डन। अब देखिए, जब आपने ओवरी के बारे में बात कर ली तो अब ओवरी का काम क्या रहेगा? oogenesis, यानी कि ओवम बनाएगी। न केवल ओवम बनाएगी बल्कि ओवरी से इसके साथ साथ कई सारे ओवेरियन हार्मोन भी रिलीज होंगे। तो ओवरी का पहला काम क्या हुआ कि ओवरी को क्या करना है? oogenesis। oogenesis का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और दूसरा, आपने कहा कि यहां से सेक्रीट किए जाते हैं सेवरल ओवेरियन हॉर्मोन्स। कौन से हार्मोन सेक्रेट होंगे बेटा? सेवरल ओवेरियन हॉर्मोन्स। अब आप देखिए, आपके दिमाग में एक चीज जो आनी चाहिए वो ये कि मैंने यहां ये एनसीईआरटी ने यहां सेवरल क्यों लिखा? हमने तो दो ही नाम पढ़े हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, पर आपने साथ में ये भी पढ़ा है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो क्या यहां दो हार्मोन है? नहीं, हार्मोन दो से ज्यादा है, पर कलेक्टिवली मिलाकर के हम इन्हें जब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हम केवल कितने हार्मोन की बात करते हैं? दो, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। सेवरल वर्ड को एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं। क्या आपको पता है कि इनहिबिन भी ओवरी से ही आएगा? इसके अलावा इनहिबिन हार्मोन भी ओवरी से आता है। इसके अलावा एक और हार्मोन ओवरी से आता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। तो क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा भी हार्मोन आते हैं? हाँ। इसीलिए एनसीईआरटी ने केवल टू कहा या सेवरल कहा? तो कहा कि सेवरल ओवेरियन हार्मोन्स यहां आते हैं। तो अपन ने कहा कि यहां से आएंगे ओवेरियन हार्मोन, क्योंकि ये दोनों काम पूरे रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए ओवरी को आप क्या कहेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक वैसे ही जैसे आपने टेस्टिस के मामले में कहा था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि वो न केवल स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा था बल्कि वहीं पर टेस्टिकुलर हार्मोन का फॉर्मेशन भी कर रहा था। तो यहां पर oogenesis तो होती ही है, साथ में ओवेरियन हार्मोन भी बनते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं कि ओवरी क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ओवरी के बाद अगली स्ट्रक्चर आपके पास ये जो आ जाती है, इसको बच्चे अपन ने नाम क्या दिया है? फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने नाम दे दिया कि ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। तो अपन ने कहा फेलोपियन ट्यूब हो गई। अब देखिए, फेलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी आपको दिख रही है? दो। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई लगभग कितनी रहेगी? 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास फेलोपियन ट्यूब की लंबाई है। अब अगर फेलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर है और हम फेलोपियन ट्यूब को देखें तो हम इसे डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। पहले इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया? तो जब भी कहा जाएगा कि फेलोपियन ट्यूब का ओवरी की तरफ वाला पार्ट कौन सा कहा जाता है? इनफंडिबुलम, जिसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जिनका नाम क्या है? फिम्ब्री। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या नाम देते हैं? फिम्ब्री। इनफंडिबुलम के बाद फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइड पार्ट, इसे कहा जाता है एम्पुला। क्या नाम देते हैं? एम्पुला। और ये जो एम्पुला है ये बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है।
तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुला पर। एम्पुला के बाद अब फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट यूट्रस की तरफ है, तो यूट्रस की तरफ वाला पार्ट हुआ ये, इसे कहा जाता है इस्थमस। तो ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा? इस्थमस कहा जाएगा। तुम कहानी उल्टी कह रहे हो। एक्चुअली लगभग 2018 से पहले एनसीईआरटी लिखती थी कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है। एनसीईआरटी ने 2018 में से ठीक किया और 2018 की ही शायद पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जिसमें 4 स्टेटमेंट दिए और 4 में से जो सही स्टेटमेंट माना गया था वो था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो तब ये कहा गया कि साहब एनसीईआरटी ने तो सही करके एम्पुला कर दिया था और वास्तव में एम्पुला होता है। पर पहले एनसीईआरटी क्या लिखती थी? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो हुआ क्या होगा कि जिसने एग्जाम सेट किया उसके हाथ में जो एनसीईआरटी पहुंची वो उससे 1 साल पहले वाली पहुंच गई। जब 1 साल पहले वाली पहुंची तो उसने क्वेश्चन जो है वो 1 साल पहले वाली एनसीईआरटी के हिसाब से बना दिया। तो पहले एनसीईआरटी क्या लिखती थी कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। अब एनसीईआरटी पिछले कम से कम 4-5 साल से क्या लिखती है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुला पर। तो अपने को जब भी याद रखना है तो हम हमेशा याद क्या रखेंगे? एम्पुला। हालांकि अगर चाहे तो दिमाग के किसी कोने में अपन रख सकते हैं कि हाँ भाई कहीं जो है पहले एनसीईआरटी इसे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन लिखती थी, अब क्या लिखा जाता है? एम्पुला की साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला। क्लियर? तो पहले था एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, अब कर दिया एम्पुला। तो देखें, अब आपने कहा कि अगला पार्ट आपके पास हो गया फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, क्या मैं इस फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कह सकता हूं? तो फेलोपियन ट्यूब को बच्चे अपन एक और नाम क्या दे सकते हैं? ओविडक्ट। अभी हमने जब डायग्राम देखा तो डायग्राम में हमें क्या दिखा कि फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इसका नंबर कितना है? तो नंबर अपने को इसका कितना दिखा? 2। कितने फेलोपियन ट्यूब है? 2। 2 फेलोपियन ट्यूब यहां पाई जा रही हैं। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये किस किस के बीच में है? तो अपन ने कहा फेलोपियन ट्यूब है बिटवीन ओवरी एंड यूट्रस। तो ये ओवरी और यूट्रस के बीच में है। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? तो हमने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। तो फेलोपियन ट्यूब की लंबाई हो गई 10 से 12 सेंटीमीटर। और फेलोपियन ट्यूब में पार्ट कितने हो गए? 3। पहला पार्ट हुआ इनफंडिबुलम। अब देखो इनफंडिबुलम पे क्या क्या बातें याद रख लें। पहला, इनफंडिबुलम पे याद रख लेते हैं कि ये पार्ट किसके पास? ओवरी के या यूट्रस के? सो इट इज क्लोज टू ओवरी। तो ओवरी के पास वाले पार्ट का नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको नाम क्या दिया गया? फिम्बरी। तो यहां पर मौजूद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? फिम्बरी कहा। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उनको क्या नाम दिया गया? फिम्बरी। अगला देखिए, ये जो इनफंडिबुलम है यहां इनफंडिबुलम पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियम। ओपनिंग का नाम क्या होता है? ऑस्टियम। आप इस पंजे से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और ऑस्टियम का पर्पस होता है एंट्री ऑफ ओवम। तो ओवम की एंट्री के लिए ओपनिंग पाई जाती है जिसको नाम क्या देते हैं? ऑस्टियम। ऐसे मानो ये ओवरी है, ठीक? ये फेलोपियन ट्यूब है, फिम्बरी यहां पे मौजूद है, इधर एक अंदर के लिए ओपनिंग है जिसका नाम क्या है? ऑस्टियम। यहां पर ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तो ओवरी से ओवम रिलीज होने के बाद ये पहले कहां पहुंचेगा? सीलोम में। देखो, जो एग है यानी कि ओवम, ये ओवम बच्चे रिलीज यहां से होगा। यहां से रिलीज होने के बाद पहले तो यहां आएगा ना। यहां जब आया तो अभी ये ना तो ओवरी में है और ना फेलोपियन ट्यूब में है, अभी कहां मौजूद है? सीलोम में। तो पहले ओवरी से कहां गया? सीलोम में। अब सीलोम से एंटर कहां करेगा? तो अब ये यहां फिम्बरी से कलेक्ट कर लेगी।
फिम्बरी ने कलेक्ट किया तो ऑस्टियम के थ्रू अंदर गया, अंदर जाके पहले कहां पहुंचा, इन्फंडिबुलम पर, फिर ये जाकर के पहुंचा एम्पुला पर। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो यहां फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज अब ये कहां आ जाएगा, इस्थमस वाले पार्ट के पास आ जाता है। तो आपने यहां पे कहा ओपनिंग का नाम क्या है, ऑस्टियम, और ऑस्टियम के थ्रू एंटर कौन करेगा, ओवम। जो ओवम है उसे ह्यूमन के केस में हम बोल सकते हैं सीलोमिक एग। क्या कह सकते हैं, सीलोमिक एग। क्योंकि रिलीज होने के बाद क्या ये सीधे फेलोपियन ट्यूब में जाता है, नहीं, ये पहले कहां जाता है, सीलोम में, उसके बाद एंटर करेगा फेलोपियन ट्यूब में। पर सीलोमिक एग वाली कहानी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इनफंडिबुलम के बाद अगला पार्ट आ गया एम्पुला। एम्पुला को हमने कहा वाइडेस्ट पार्ट है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जो फूला उसका नाम एम्पुला, तो यानी कि यहां पे वाइड है, इसीलिए आपने नाम क्या दिया है, एम्पुला कहा है। और यही जो एम्पुला है ये बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो एम्पुला क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो वो कहां पर होगा, एम्पुला पर। एम्पुला के बाद अब तीसरा पार्ट कौन सा आता है, इनफंडिबुलम, सॉरी इस्थमस। तो अगला पार्ट कौन सा आ गया, इस्थमस। ये जो इस्थमस वाला पार्ट है इट इज क्लोज टू यूट्रस। किसके पास है, यूट्रस के पास है। और एम्पुला के कंपैरिजन में अपने को नैरो दिखाई देता है। ये वाला पार्ट एम्पुला के कंपैरिजन में कैसा है, नैरो है। तो ये तो बात हुई कि भाई तीन पार्ट कौन कौन से हैं। अब एनिमल टिश्यू में याद करो, आपने पेज नंबर 100 पे पढ़ा था कि जो ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब हैं वहां पे अंदर की तरफ क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम है। यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पर क्या पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या मौजूद है, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम या सिलिया के बारे में आपने जब पढ़ा लोकोमोशन मूवमेंट, तो वहां आपने पढ़ा कि सिलिया सब्सटेंसेस का मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कराते हैं या किसी भी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में कराएंगे। तो यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ये कराएगी मूवमेंट ऑफ ओवम। ये क्या कराता है, मूवमेंट ऑफ ओवम। अब ध्यान दें, जो मूवमेंट ऑफ ओवम है ये होगा कहां से कहां, तो फ्रॉम इनफंडिबुलम टू इस्थमस। तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, इनफंडिबुलम से इस्थमस की तरफ। तो इनफंडिबुलम से इस्थमस की तरफ मूवमेंट कराना काम किसका हो गया, सिलिया का। अब यहां देखिए, क्योंकि आपने कहा कि मूवमेंट किसका होता है, ओवम का, है ना। तो अब ओवम के बारे में देखो, क्या ओवम मोटाइल है, ह्यूमन में क्या ओवम मोटाइल होता है, नहीं है ना। ओवम खुद से चल नहीं सकता। क्या ह्यूमन में ओवम स्टेशनरी है, ह्यूमन में ओवम स्टेशनरी है क्या, नहीं है। ध्यान रखें, ह्यूमन में ओवम ना तो मोटाइल है ना ही स्टेशनरी है। मोटाइल इसलिए नहीं है क्योंकि खुद नहीं चल सकता, स्टेशनरी इसलिए नहीं है क्योंकि एक जगह रुका नहीं रहता है, ये चलता है। यह बात अलग है कि इसको चलाने वाला खुद ओवम नहीं है, चलाने वाला कौन है यहां पर, सिलिया। तो जो सिलिया यहां पाए जाते हैं, ये सिलिया यहां फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूवमेंट किसका कराने वाले हैं, ओवम का। तो बोलो फेलोपियन ट्यूब के बारे में इतनी बातें समझ में आई। फेलोपियन ट्यूब के बाद अब आगे हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में, पर पहले एक बार यहां से अगर कुछ लिखना हो तो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि अगर इंप्लांटेशन यूट्रस में होने की जगह कहीं और हो जाए, जो कि यूजुअली फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। तो जैसे ही इक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चलता है तो फिर हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होती है, अदरवाइज फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगी
और वो कंडीशन मदर के लिए जानलेवा हो सकती है। मतलब नहीं समझा मैं। इन्हीं से सर्टोली सेल के बारे में अपन कहते हैं कि सर्टोली सेल क्या करती है कि जो स्पर्म है उसको अपने आप से चिपका के रखती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जब बात आती है मैच्योरेशन के बारे में तो वो हम कहते हैं इपीरिडाइमिस का, कि मैच्योरेशन बाद में जाके कहां होगा, इपीरिडाइमिस में। और वहां जो मैच्योरेशन की हम बात करते हैं वो एक्चुअली वहां पे स्पर्म का डीकैपेसिटेशन होता है। डीकैपेसिटेशन का मतलब है स्पर्म को इनएक्टिव बनाया जाता है जिससे वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रख पाए। तो उसको अपन कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जो काम है इपीरिडाइमिस का। सर्टोली सेल के बारे में तो अपन सिंपली इतना कहेंगे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फेलोपियन ट्यूब से पहले क्या होगा कि इधर जब ओवरी से रिलीज होगा तो ग्रेफियन फॉलिकल में एक कैविटी होती है, एंट्रम। ठीक, एंट्रम में फ्लूइड भरा है जिसका नाम है लिकर फॉलिकुली। फ्लूइड का प्रेशर होता है ज्यादा। जब यहां से ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो फ्लूइड की वजह से जो सेकेंडरी ओसाइट है ये आगे मूव करेगी। अब इधर क्या है कि यहां फिम्बरी का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से एक सक्शन वेव क्रिएट होती है। तो इस सक्शन वेव की वजह से सेकेंडरी ओसाइट अब कहां एंटर कर जाएगी, ऑस्टियम में। जब ऑस्टियम से एंटर से अंदर आ गया तो अंदर आने के बाद अब यहां जो सिलिया है वो मूव कराएगा। लगभग लगभग हर बार। अगर कभी ऐसा नहीं भी होता है तो उस केस में फिर ऐसे ओवम का फेगोसाइटोसिस हो जाता है, उससे बॉडी को नुकसान नहीं होता। मतलब ओवम का जो लाइफ है वो 24 घंटे होता है, 24 घंटे में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर इसका जो है फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। देखें, अब जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद फेलोपियन ट्यूब तक समझ में आया होगा। ठीक, अब अगले भाग पे हम आते हैं। तो अगले पार्ट को बच्चे अपन नाम क्या देते हैं, यूटरस। तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, यूटरस। यूटरस को ही हम वोम भी कह सकते हैं। और वोम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो कहां मौजूद होगा, यूटरस पर। अगर यूटरस को देखें तो देखो ये इन्वर्टेड पियर शेप दिखता है, लगभग कैसा है, उल्टी नाशपाती जैसा है। तो अपन ने कहा कि शेप कैसा दिखाई देता है, इन्वर्टेड पियर शेप। यूटरस की वॉल में आपको 3 लेयर दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो बाहर की तरफ आपको यहां दिखाई देती है पेरीमीट्रियम। सबसे पहले क्या दिखाई देगी बेटा, पेरीमीट्रियम। ये जो पेरीमीट्रियम है इसके बारे में ध्यान रखना है कि थिन लेयर है। पेरीमीट्रियम कैसी होती है, थिन। पेरीमीट्रियम के बाद यहां बीच में जो लेयर आपको दिख रही है इस लेयर को कहा जाता है मायोमीट्रियम। तो पेरीमीट्रियम के बाद बीच में इस लेयर को नाम क्या देंगे, मायोमीट्रियम नाम दिया। और ये मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर है, मायो मतलब क्या हुआ, मसल। मायोमीट्रियम के बाद सबसे अंदर की जो लेयर है इस लेयर को नाम मिलता है एंडोमीट्रियम। इस लेयर को क्या कहा, एंडोमीट्रियम। तो यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर हो गई, 3। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। यूट्रस का जो ये नीचे वाला नैरो पार्ट है इस नैरो पार्ट का नाम होता है सर्विक्स। यूट्रस का नीचे का नैरो पार्ट क्या कहा जाएगा, सर्विक्स। सर्विक्स में बीच में आपको एक कैनाल दिखाई दे रही है और ये जो कैनाल है इसको नाम क्या देते हैं, सर्वाइकल कैनाल। क्या कहा जाएगा इसे, सर्वाइकल कैनाल। ये जो सर्विक्स है ये आगे चल करके ओपन होता है वेजाइना में। सर्विक्स आगे कंटिन्यू किसके अंदर कर रहा है, वेजाइना में। ये जो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना है इन दोनों को मिला करके अपन नाम क्या देते हैं, बर्थ कैनाल। तो दोनों को मिला करके क्या कह दिया जाएगा, बर्थ कैनाल नाम दिया जाएगा। तो दोनों को मिला करके हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि यही वो कैनाल है जहां से होकर के जो फीटस है ये फीटस कहां जाने वाला है, बाहर।
तो फीटस पार्चुरेशन के टाइम इसी कैनाल से होकर के बाहर जाता है। इसी वजह से इस कैनाल को अपन नाम क्या देते हैं? बर्थ कैनाल कह देते हैं। तो अपन ने कहा कि यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड, बॉल में 3 लेयर, नीचे का नैरो पार्ट सर्विक्स, ओपन किस में हुआ? वेजाइना में। सर्विक्स और वेजाइना का नाम मिला करके सर्वाइकल कैनाल, मिला करके नाम क्या होगा? बर्थ कैनाल। अब जरा ये सारी कहानी हम एक साथ समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि अगला जो पार्ट आया इसको अपन ने नाम क्या दिया? यूटरस। यूटरस के लिए एक और नाम आपके पास क्या था? वोम। पुराने समय पे इसे एक और नाम देते थे, हाइस्ट्रा भी कहा जाता था। एक और नाम क्या होता था? हाइस्ट्रा। तो हाइस्ट्रा या वोम भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले मैंने कहा कि यूटरस कैसा है बेटा? इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। शेप कैसा रहा? इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। अब देखिए, यूटरस में बेटा एम्ब्रियो रहने वाला है। जब एम्ब्रियो रहेगा तो एम्ब्रियो का अपना वेट भी होता है, यूटरस का भी अपना वेट है। तो यूटरस को बॉडी वॉल के साथ चिपका के रखना पड़ेगा ना। तो यूटरस को बॉडी वॉल के साथ चिपका के रखने के लिए यहां पर मौजूद होते हैं लिगामेंट। सो इट इज अटैच टू पेल्विक वॉल। अटैच किससे रहेगा? पेल्विक वॉल से। और पेल्विक वॉल के साथ इसे अटैच कौन करता है? लिगामेंट। तो अपन ने कहा कि पेल्विक वॉल के साथ अटैच्ड है लिगामेंट से, और लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होने की वजह से ही यूट्रस अपनी जगह पर बना रहता है। वहीं साथ में आपने कहा था कि ओवरी से भी अटैच होता है। ठीक। अब यूट्रस की वॉल के बारे में देखो। वॉल में आपने कहा सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर का नाम पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम बेटा थिन है या थिक है? तो पेरीमीट्रियम के बारे में आपने कहा कि आउटर मोस्ट है, और दूसरा कहा कि पेरीमीट्रियम होती है थिन। तो आउटर मोस्ट और थिन लेयर को क्या नाम दिया गया? पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम के बाद जो मिडिल लेयर यहां पे आई, इसको हमने नाम दे दिया मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम में बोलो स्केलेटल मसल की स्मूथ। तो मायोमीट्रियम कैसा रहेगा? थिक है। और इसके अंदर कौन सी मसल पाई जाएंगी? स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल का रोल प्रेगनेंसी में, पार्चुरेशन में? रोल कहां होगा? पार्चुरेशन या प्रेगनेंसी? पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होगी तो उसके लिए यही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप याद करो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब आपने ऑक्सीटोसिन पढ़ा है तो हम यही कहते हैं ना कि ऑक्सीटोसिन यूटराइन मायोमीट्रियम पे काम करता है, जिसकी वजह से मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, और इन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से पार्चुरेशन होता है। तो रोल किसके अंदर है? पार्चुरेशन में। मायोमीट्रियम के बाद तीसरी लेयर को आप नाम देते हैं एंडोमीट्रियम। आगे क्या कहा आपने? एंडोमीट्रियम कहा। तो एंडोमीट्रियम क्या हो गई? इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट के अलावा ध्यान रखिएगा एंडोमीट्रियम ग्लैंडुलर है। ये कैसी है? ग्लैंडुलर। अगर मैं कह रहा हूं ग्लैंडुलर है तो इसका मतलब हुआ कि यहां से कुछ सेक्रीशंस आते होंगे कि नहीं? तो इससे क्या आते हैं? सेक्रीशंस। एंडोमीट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होंगे? साइक्लिक। और ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं ये होंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमीट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। क्यों आप कह रहे हैं साइक्लिक चेंजेस? क्योंकि हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज फिक्स हैं कि पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर फॉलिकुलर आएगा, फिर ल्यूटियल फेज आएगा, ल्यूटियल के बाद फिर वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। यानी कि हर बार एंडोमीट्रियम की थिकनेस कम हुई, फिर से बढ़ी, सेक्रेटरी नेचर आई, फिर थिकनेस कम, फिर बढ़ी, सेक्रेटरी नेचर आई, फिर से थिकनेस कम। मतलब कि यहां जो चेंजेस हैं ये चेंजेस बेटा डायरेक्शनल हैं कि साइक्लिक हैं? कैसे रहेंगे? साइक्लिक चेंजेस यहां पर आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस कहां? एंडोमीट्रियम में। वहीं पार्चुरेशन में रोल किसका है? मायोमीट्रियम का। और आउटर मोस्ट लेयर को अपन क्या कहते हैं? पेरीमीट्रियम कहते हैं। अब यूट्रस का जो लोअर
और नैरो पार्ट है। इस लोअर और नैरो पार्ट को क्या नाम देते हैं? सर्विक्स। तो लोअर नैरो पार्ट को क्या कहा जाएगा? सर्विक्स कहा जाता है। और सर्विक्स के अंदर जो कैनाल मौजूद थी, इसको आपने क्या कहा? सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स के अंदर कैनाल को क्या नाम दिया? सर्वाइकल कैनाल कहा गया। ये जो सर्वाइकल कैनाल है, हमने कहा था कि अब जो सर्विक्स है वो ओपन किसके अंदर होने वाला है? वेजाइना में। तो कहा कि सर्विक्स ओपन टू वेजाइना। और वेजाइना को हम कॉपुलेटरी कैनाल या कॉपुलेटरी डक्ट करके भी नाम देते हैं। ये जो वेजाइना है, इस वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिला करके कलेक्टिवली आप नाम क्या देते हैं? बर्थ कैनाल। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली मिला करके आपने क्या नाम दे दिया है? बर्थ कैनाल आपने कहा। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला करके क्या कहा? बर्थ कैनाल, जहां से होकर के पास कौन करेगा? फीटस। क्या इतनी बात समझ में आई? तो एक बार आगे का जितना पार्ट है इसको पढ़ो एक बार। अभी एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट छोड़ देंगे, वो भी हम बात करते हैं। हाँ, इससे आता है यूटराइन मिल्क कहा जाता है। और ये यूटराइन मिल्क सेक्रेट होता है ल्यूटियल फेज के दौरान, जिसका काम होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट यहां आएगा तो ये उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या बेटा? एस्ट्रोजन जो हमने अभी कहा कि ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें सबसे मेन जो हार्मोन होता है उसका नाम है 17 बीटा एस्ट्रेडियोल। तो एस्ट्रेडियोल नाम एस्ट्रोजन का ही है। वैसे ही जैसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो एंड्रोजन भी ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें मेन जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ऐसे ही एस्ट्रोजन में मेन हार्मोन होता है एस्ट्रेडियोल। एनसीईआरटी के किसी भी शब्द का अपने हिसाब से मतलब नहीं निकालना है। जब भी आपको कहीं कोई भी वर्ड अगर आप समझ में नहीं आता है तो या तो आप मुझसे पूछें या आप गूगल कर लें, पर अपने मन से किसी वर्ड का मतलब नहीं निकालना होता है। डन? इतनी कहानी समझ में आई? अब देखिए बढ़ते हैं इससे आगे, जहां आप अपने को बात करनी है कि भाई अगला पार्ट यानी कि फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की स्ट्रक्चर कैसी है। तो अब देखिए, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को नाम दिया जाता है वल्वा। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम क्या रहेगा? वल्वा। तो फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हमने नाम दिया वल्वा। अब ये जो वल्वा या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं वो जरा अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऊपर की तरफ एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू मौजूद होगा। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, जिस पर मैं जो डॉट बना रहा हूं इसका मतलब है कि यहां पर ये मौजूद है प्यूबिक हेयर्स। तो ये कवर्ड किससे रहेगा? प्यूबिक हेयर से। तो मैंने कहा ये सबसे पहले ये जो पार्ट है
इस पार्ट को अपन ने नाम क्या दिया बेटा? मॉन्स प्यूबिस। क्या कहेंगे? मॉन्स प्यूबिस। तो बताएं, क्या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम मॉन्स प्यूबिस है या मॉन्स प्यूबिस इसका एक भाग है? मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट है। मॉन्स प्यूबिस के बारे में आपने कहा कि यह फैटी कुशन है। अगर मैंने कहा कि फैटी कुशन है तो बोलो इसके अंदर टिश्यू कौन सा मौजूद होगा? एडिपोस। क्या है? एडिपोस टिश्यू है। दूसरी बात कहा कि ये जो मॉस प्यूबिस है इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। तो ये कवर्ड किससे रहेगा बेटा? प्यूबिक हेयर से। तो हमने कहा कि ये सब कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर से, तो प्यूबिक हेयर से कवर्ड इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे दिया हमने? मॉस प्यूबिस नाम दिया। अब मॉस प्यूबिस के बाद आगे की तरफ दो फोल्ड ऑफ स्किन रन करते हैं। जो फोल्ड ऑफ स्किन रन करेंगे तो उसमें से देखो एक ये हुआ, एक फोल्ड ऑफ स्किन ये हो गया। तो अपन ने कहा कि एक फोल्ड ऑफ स्किन ये है इधर, एक फोल्ड ऑफ स्किन यहां ऐसे रन करता है, और ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है इन पर भी प्यूबिक हेयर मौजूद है और इनको अपन नाम देते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा। तो बोलो मॉस प्यूबिस का नंबर 1 है या 2? मॉस प्यूबिस 1 है, जबकि लेबिया मेजोरा का नंबर कितना है? 2। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन नाम देते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बारे में मैंने देखा कि इसका नंबर कितना है? 2। दूसरी बात, ये फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू है। ध्यान रखें, ऊपर वाला वो क्या था? कुशन के फॉर्म में था, जबकि ये क्या है? फोल्ड के फॉर्म में है। तो ये फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू है। तो 2 है फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू है, जिसको आपने नाम क्या दिया है? लेबिया मेजोरा नाम दिया है। और लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो कवर्ड बाई प्यूबिक हेयर। सो इट इज ऑल्सो कवर्ड बाई प्यूबिक हेयर। तो ये भी प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। और लेबिया मेजोरा को हम मानते हैं बेटा स्क्रोटम के होमोलॉगस। मेल में स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के होमोलॉगस माना जाता है, यानी कि हम मानते हैं कि स्क्रोटम और इसका ओरिजिन सेम है, पर जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है वो अपने मतलब की भी नहीं है। फिर लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ हम देखते हैं तो हमें यहां पे 2 और फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसे करके अपने को 2 और फोल्ड ऑफ स्किन अंदर की तरफ दिखे। ये जो फोल्ड ऑफ स्किन यहां दिख रहे हैं इनको अब नाम देते हैं लेबिया माइनोरा। इसको क्या कहा? लेबिया माइनोरा कहा। तो लेबिया माइनोरा के बारे में भी हमने कहा कि नंबर कितना है इसका? 2। और लेबिया माइनोरा भी क्या है? फोल्ड ऑफ स्किन है। पर ये फ्लैशी नहीं है। फ्लैशी नहीं है इसका मतलब है इसके अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं है। तो यहां लेबिया माइनोरा पर एडिपोज टिश्यू एब्सेंट होगा। यहां पर क्या है? एडिपोज टिश्यू और प्यूबिक हेयर, ये दोनों चीजें यहां एब्सेंट होंगी। तो एडिपोज टिश्यू और प्यूबिक हेयर, ये दोनों चीजें यहां पर एब्सेंट होती हैं। तो यानी कि अगर मैं एक स्टेटमेंट में कहूं कि ऑल पार्ट्स ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर कवर्ड विद प्यूबिक हेयर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सारे पार्ट तो कवर्ड नहीं है, लेबिया माइनोरा यहां पे कवर्ड नहीं है। अब देखो दोनों लेबिया माइनोरा के बीच की जगह दिख रही है। यहां पर बीच की जगह में 2 ओपनिंग है। ऊपर की तरफ या एंटीरियर साइड पर यह है यूरिथ्रल ऑरिफाइस। ये क्या है? यूरिथ्रल ऑरिफाइस, यानी यूरिथ्रा की ओपनिंग है। जबकि वहीं यहां पर नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है वेजाइनल ऑरिफाइस, यानी कि ये ओपनिंग किसकी है? वेजाइना की है। तो मतलब यूरिथ्रल ऑरिफाइस एंटीरियर साइड पर है, जबकि वेजाइनल ऑरिफाइस कहां है? पोस्टीरियर। तो हमने कहा कि ये ऊपर की तरफ क्या हो गया बेटा? यूरिथ्रल ऑरिफाइस। ध्यान करें, क्या फीमेल के अंदर यूरिथ्रा यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम करती है? नहीं। फीमेल के अंदर
यूरिथ्रा केवल यूरिन को कैरी करती है, तो यूरिथ्रल ऑरिफाइस हुआ। और वहीं पर ये जो ओपनिंग है इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, वेजाइनल ऑरिफाइस। यानी कि ये ओपनिंग किसकी है, वेजाइना की। तो ऊपर की तरफ यानी कि एंटीरियर साइड की तरफ ओपनिंग किसकी है, यूरिथ्रा, जबकि पोस्टीरियर साइड पर ओपनिंग किसकी है, वेजाइना की। अब देखो यूरिथ्रल ऑरिफाइस के आगे की तरफ, कहां पे, आगे, यूरिथ्रल ऑरिफाइस के आगे जहां पे दोनों लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं, वहां पर, कहा मैंने कहा, यूरिथ्रल ऑरिफाइस के आगे जहां दोनों लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं, यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम क्या मिलेगा, क्लाइटोरिस। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या हो गया बेटा, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के बारे में आपने कहा कि ये कैसा है, फिंगर लाइक है। तो क्लाइटोरिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लाइटोरिस को हम होमोलॉगस मानते हैं पेनिस के। जैसे पेनिस में वेस्कुलर टिश्यू भरा था, वैसे ही वेस्कुलर टिश्यू यहां क्लाइटोरिस में भी होता है। तो अपन ने कहा क्लाइटोरिस कहां है, यूरिथ्रल ऑरिफाइस के आगे या पीछे, कहां है, आगे। क्लाइटोरिस किसके जंक्शन पर है, लेबिया माइनोरा या लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर क्या पाई जाती है, क्लाइटोरिस है। अब इधर देखो, इधर ये जो वेजाइनल ऑरिफाइस है, दिस वेजाइनल ऑरिफाइस मे बी पार्शली कवर्ड विद हाइमेन। तो देखो मैंने क्या कहा कि ये ऐसे करके यहां पर एक पार्शियल कवरिंग हो सकती है, ठीक। ये जो पार्शियल कवरिंग है इसको मैंने क्या नाम दिया, हाइमेन। अब हाइमेन के बारे में देखो क्या कहा कि वेजाइनल ऑरिफाइस मे बी partially covered with hymen। तो ये पार्शली कवर्ड कैसे हो सकती है, हाइमेन से। और हाइमेन एक पतली सी स्किन होती है। तो अब जरा एनसीईआरटी को समझो क्या कहना चाहती है। पहला तो एनसीईआरटी ने कहा कि मे बी, यानी कि कवर हो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, इसीलिए यहां क्या लगाया, मे। फिर कहा कि जो अगर होगी भी तो जो कवरिंग है वो कैसी है, पार्शियल है, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, आप डायग्राम में देखो, मैंने बीच में ओपनिंग छोड़ी है कि नहीं, बीच में ओपनिंग है। यानी कि हाइमेन में एक सेंट्रल परफोरेशन पाया जाता है जिसके थ्रू वेजाइनल फ्लूइड, जिसके थ्रू जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आ सके। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के बाहर आने के लिए हाइमेन में एक सेंट्रल परफोरेशन होता है। इस सेंट्रल परफोरेशन की वजह से क्या आप कभी भी हाइमेन को कंप्लीट कवरिंग कह सकते हैं, नहीं, हमेशा क्या कहेंगे, पार्शियल कवरिंग है। तो हमने क्या कहा, वेजाइनल ऑरिफाइस मे बी पार्शियली कवर्ड बाई, अपन ने कहा हाइमेन। अब देखो आगे एनसीईआरटी कहती है कि कई सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि साइकिलिंग है, रनिंग है, हॉर्स बैक राइडिंग है, इनमें से किसी भी स्पोर्ट में या किसी जॉल्ट यानी कि झटके की वजह से कभी कभी होता है हाइमेन टूट जाती है, ठीक। फिर इसके अलावा कहा कि हाइमेन के टूटने के और कारण में गिनाया वेजाइनल टेम्पन। वेजाइनल टेम्पन का मतलब है कॉटन का बना एक स्वैब होता है, जिस स्वैब को मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को बाहर आने से रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल टेम्पोन। तो वेजाइनल टेम्पोन के इंसर्शन की वजह से भी हाइमेन टूट सकती है। और एनसीईआरटी कहती है कि हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट कर सकती है। तो इसलिए क्या हाइमेन को वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर माना जा सकता है, नहीं। एनसीईआरटी कहती है कि हाइमेन को वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जा सकता है। क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इतनी बात समझ में आई, पढ़ो एक बार एनसीईआरटी।
सबने पढ़ा? एनसीईआरटी में कहीं किसी शब्द में कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ जाएं कि लिखना है? डन। देखिए, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद अब बेटा एनसीईआरटी बात करती है ब्रेस्ट के बारे में। तो देखो, हम आते हैं किसके अंदर? क्लास मैमेलिया में। कौन सी क्लास में आ रहे हैं? मैमेलिया। क्लास मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सारे मैमल्स में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, क्या कहा? सारे फीमेल मैमल्स में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। फिर से स्टेटमेंट पर ध्यान दें, सारे फीमेल मैमल्स में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो अपन ने कहा किसके अंदर मौजूद है? फीमेल मैमल्स के अंदर, विदाउट एनी एक्सेप्शन सबके अंदर पाई जाती है। अब अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के बारे में, तो ब्रेस्ट के अंदर देखो दो चीजें मौजूद होती हैं। पहला तो यहां ब्रेस्ट में पाया जाएगा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। पहला क्या मौजूद रहेगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यानी कि यहां पर सबसे पहले तो क्या पाया जाएगा? फैट। मतलब कि क्या पूरा ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड से बना होता है? नहीं, ब्रेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या मौजूद है? फैट। और फैट का जो अमाउंट है वो क्या है? वेरिएबल अमाउंट है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट के बाद फिर कहा ब्रेस्ट के अंदर क्या मौजूद होगा? ग्लैंडुलर टिश्यू। अगला क्या पाया जाएगा? ग्लैंडुलर टिश्यू यहां पाया जाता है। तो कहा कि दूसरा इसके अंदर क्या पाया जाएगा? ग्लैंडुलर टिश्यू है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसी ग्लैंडुलर टिश्यू का ही नाम क्या है? मेमोरी ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर टिश्यू का नाम क्या हुआ बेटा? मेमोरी ग्लैंड। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये मेमोरी ग्लैंड के बीच बीच में फैट मौजूद है। मेमोरी ग्लैंड के बीच बीच में क्या है? फैट। फैट प्रेजेंट होने की वजह से जो मेमोरी ग्लैंड है ये डिवाइडेड है लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। दोनों ब्रेस्ट में मिलाकर के या एक ब्रेस्ट में? एक ब्रेस्ट के अंदर कितने मेमोरी लोब होंगे? 15 से 20। तो कहा 15 से 20 मेमोरी लोब इन अ ब्रेस्ट। तो एक ब्रेस्ट में मिला करके मेमोरी लोब का नंबर कितना? 15 से 20 मेमोरी लोब मौजूद होंगे। अब जो ये मेमोरी लोब है, इस मेमोरी लोब के अंदर यहां मौजूद होगा एल्वियोलाई। मेमोरी लोब के अंदर क्या मौजूद है? एल्वियोलाई है। और ये एल्वियोलाई क्या है? यहां सेक्रेटरी पार्ट है। जैसे ही मैंने नाम दिया एल्वियोलाई, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि यहां पे क्या रहेगा कि कुछ जो ग्लैंड है ये कुछ ऐसे करके बनी होनी चाहिए। तो अपन ने कहा कि मान लो इतना पूरा मिलाकर के एक मेमोरी लोब हो गया, और पूरे मेमोरी लोब के अंदर अपने को क्या दिखाई दे रहे हैं? कई सारे एल्वियोलाई जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। तो ये मेमोरी यहां पे एल्वियोलाई मौजूद है। और ये जो एल्वियोलाई हैं, यही एल्वियोलाई सेक्रीट क्या करेंगे? मिल्क। तो एल्वियोलाई ने सेक्रीट क्या किया बेटा? मिल्क। और मिल्क सेक्रीशन को बोलो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? प्रोलैक्टिन। सेक्रीशन ऑफ मिल्क को रेगुलेट कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। अब जब ये मिल्क रिलीज होना है, तो मेमोरी लोब से सबसे पहले क्या निकलेगी? मेमोरी डक्ट। मेमोरी लोब से क्या बाहर आएगा? मेमोरी डक्ट। तो अपन ने कहा कि अब यहां से बाहर आती है मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट्स का नंबर उतना ही होगा जितने मेमोरी लोब हैं। तो यहां से क्या बाहर आई? मेमोरी डक्ट बाहर आई। ये मेमोरी डक्ट आगे चल करके एक डायलेटेड पार्ट बनाती है, जिसको अपन नाम क्या देंगे? एम्पुला। मेमोरी डक्ट आगे चल करके क्या बनाती है? एम्पुला। यहां मेमोरी लोब में इससे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल भी होती हैं। अगर आप चाहो तो इससे पहले नाम मेमोरी ट्यूब्यूल भी ऐड कर सकते हो। एनसीईआरटी ने लिखा है कि पहले मेमोरी ट्यूब्यूल है, फिर ओपन किस में हुई? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट ने आगे चल करके क्या बनाया? एम्पुला। ये जो एम्पुला है ये आगे चल करके ओपन किस में हो जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट में। एम्पुला किसके अंदर ओपन हुआ बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो जाएगा।
और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं दे ओपन एट निप्पल। तो निप्पल पे यानी कि बाहर की तरफ ओपन होने वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? लैक्टिफेरस डक्ट है। यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें सबसे पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसके अंदर मेमोरी लोब का नंबर पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रेस्ट के अंदर कंपोनेंट क्या क्या है, स्टेटमेंट बना दें। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे सही सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि मिल्क के फ्लो का सही सीक्वेंस क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम को अगर हम यूज कर लें तो हम प्रोलैक्टिन पे बेस्ड क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकते हैं। तो एक बार जरा ब्रेस्ट के बारे में पढ़िए। तो ब्रेस्ट वाले डायग्राम में देखो पेक्टोरलिस मेजर मसल दिख रही है, दिखा ना? ये पेक्टोरलिस मेजर मसल कही जाती है हमारी चेस्ट मसल। क्या कहते हैं इसे? चेस्ट मसल। तो यानी कि जब आप अपने हाथ को ऐसे करके मूव कराते हैं ना, तो ये जो मूवमेंट है पेक्टोरलिस मेजर मसल कराती है, जो यहां पे इधर स्टर्नम से जुड़ी है और इधर ये मसल जाकर के जुड़ी है ह्यूमरस के साथ। तो स्टर्नम और ह्यूमरस के बीच में पेक्टोरलिस मेजर। हाँ बेटा, नहीं, ब्रेस्ट को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काउंट नहीं करेंगे। प्राइमरी में हम केवल रखेंगे ओवरी को। बाकी जितना भी डक्ट सिस्टम था यानी फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, इस सबको हम रखेंगे सेकेंडरी में। हाँ, डक्ट को रखते हैं सेकेंडरी में। ओवरी प्राइमरी में केवल ओवरी आएगी और कुछ नहीं। ठीक। और जो ब्रेस्ट है उसको हम कुछ किताबें सेकेंडरी में रखती हैं, कुछ किताबें एक्सेसरी में रखती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। हालांकि रिप्रोडक्शन पूरी जो कहानी है वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट तब होता है जब चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर वगैरह सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। इसीलिए एनसीईआरटी शुरुआत में आप देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखती है कि वन पेयर ऑफ ब्रेस्ट आर एसोसिएटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कहा कि स्ट्रक्चरली इसलिए क्योंकि बॉडी का ही पार्ट है, फंक्शनली इसलिए कि अगर यंग वन की रियरिंग ठीक से ना हो पाए तो फिर तो रिप्रोडक्शन का पर्पस अधूरा ही रह गया ना। तो इसीलिए कहा कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड है। ऑक्सीटोसिन प्रोजेस्टेरोन के लिए भी लिखा है। प्रोजेस्टेरोन के लिए परहैप्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो एल्व्यूलाई है, प्रोजेस्टेरोन का एक्चुअली जो काम होता है वो है कि एल्व्यूलाई का जो डेवलपमेंट है वो प्रोजेस्टेरोन कराता है, ये प्रोजेस्टेरोन का काम है। उस हिसाब से लिख दिया है, अदरवाइज प्रोजेस्टेरोन का एज सच सेक्रीशन में कोई रोल होता ही नहीं है। तो हालांकि वह एनसीईआरटी गलत है, पर मैंने जितनी क्लासेस में पढ़ा है हर क्लास में कहा है जहां एनसीईआरटी सही हो वह याद करो एक बार, जहां गलत हो वह याद करो 5 बार। तो जहां भले गलत है पर मैंने एज इट इज क्लास में याद कराया कि यही याद करके रखना है, कल को आएगा पेपर में तो लिखना यही है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है कि होता है कि नहीं होता, एनसीईआरटी ने कहा तो होता है। आगे बढ़े। देखिए, अब यहां स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट करके अब हमारी एनसीईआरटी आ जाती है बेटा गैमीटोजेनेसिस पर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक बार जरा पहले अपन कहानी समझ लेते हैं चल क्या रही है। जैसा हमने कहा कि रिप्रोडक्शन में जब अपन ने इवेंट काउंट किए तो इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट हमने किसे माना? गैमीटोजेनेसिस को,
कि भाई सबसे महत्वपूर्ण काम गैमीटोजेनेसिस है। गैमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट दो तरह के हैं, एक है मेल और दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को आप नाम क्या देते हैं? स्पर्म, जबकि फीमेल गैमीट को आपने नाम दिया ओवम। पहले आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पर। मेल में जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ जाता है, और इस हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ने की वजह से अब पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच सेक्रीट होते हैं। यहां पे एफएसएच जाकर के काम करता है सर्टोली सेल पर और कुछ फैक्टर्स बनवाता है। एलएच काम करता है लेडिक सेल पर और सेक्रीट कराता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन और सर्टोली सेल से आए हुए कुछ फैक्टर ये स्टार्ट कराते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में बहुत सारे स्पर्म बनने हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एक इजैकुलेट में ही 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, मतलब स्पर्म बहुत ज्यादा बनने हैं। तो स्पर्म बनाने वाली सेल यानी कि सारी स्पर्मेटोगोनिया को अगर स्पर्म बनाने में लगा दिया जाए तो बहुत ही जल्दी सारी स्पर्मेटोगोनिया खत्म हो जाएगी। अगर स्पर्मेटोगोनिया को बनाए रखना है तो तरीका यह है कि स्पर्मेटोगोनिया में पहले कराओ माइटोसिस, 2 सेल बनाओ, 2 में से एक सेल को आप लगा दो स्पर्मेटोजेनेसिस में, और दूसरी जो सेल है वो वापस से पहले सेल की जगह ले लेगी। तो पहले अगर मान लो 100 सेल थी तो बाद में भी 100 ही बनी रहेंगी। नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया में चेंज नहीं आएगा और स्पर्म प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। स्पर्मेटोगोनिया से सबसे पहले जो बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तब बनती है जब स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हो जाती है। अब यह एंटर करती है मियोसिस में। मियोसिस जैसा कि हम जानते हैं 2 स्टेप मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट होती है। तो पहले एंटर करेगा मियोसिस 1 में, जो इक्वेशनल डिवीजन है या रिडक्शनल, कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ। यहां इक्वल साइटोकाइनेसिस होगी, 2 सेल बनेगी जिनको आप नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब एंटर करेंगे मियोसिस सेकेंड में, जो एक इक्वेशनल डिवीजन है, और यहां भी इक्वल साइटोकाइनेसिस होगी। अब यहां टोटल 4 सेल बनेंगे जिनका नाम है स्पर्मेटिड। कौन बना? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड देखने में एक नॉर्मल सेल के जैसा ही दिखाई देता है। अब ये स्पर्मेटिड जो है इसे कन्वर्ट होना स्पर्म के अंदर, तो स्पर्मेटिड के स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम देंगे? स्पर्मियोजेनेसिस नाम दिया जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस से कौन बन गया? स्पर्म। ये स्पर्म बनने के बाद अब न्यूट्रिशन एक्वायर करने के लिए ये अटैच हो जाते हैं सर्टोली सेल के साथ। बाद में जब ये सर्टोली सेल से फ्री होकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएंगे तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन। मतलब यहां डेफिनेशन आई 3। पहली आई स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना। दूसरा आया स्पर्मियोसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। और फिर आया स्पर्मिएशन, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना क्या कहा जाएगा? स्पर्मिएशन। ये 3 डेफिनेशन अपने को याद रखनी है। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ बेटा, नहीं, स्पर्मेटेड आगे चल करके बनेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटेड हमने कहा कि नॉर्मल सेल जैसा दिखता है, इसको स्पर्म जैसा दिखने के लिए एक प्रोसेस से अंडरगो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोसिस। तो स्पर्मियोसिस से पहले स्पर्मेटेड और स्पर्मियोसिस के बाद होगा स्पर्म। हाँ, पहले स्पर्मेटेड होगा, बाद में इसको स्पर्म कहा जाएगा। तो स्पर्म का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक, स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ है। डन। देखो, सबसे पहले आपने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट कब होगी? एट बर्थ या एट प्यूबर्टी? तो हमने कहा कि ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम, और प्यूबर्टी के टाइम
स्टार्ट तब होगी जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपके पास एक सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और कल की क्लास में हमने इसे मैच्योर मेल जर्म सेल कहा था या इमैच्योर मेल जर्म सेल, तो इसको क्या कहा था, इमैच्योर मेल जर्म सेल नाम दिया गया स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, तो ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक। और स्पर्मेटोगोनिया पाई कहां जा रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ ये सेल पाई जाती है, जिसको नाम क्या देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होता है माइटोसिस। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या होने वाला है, माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है तो अब यहां पर स्पर्मेटोगोनिया कितनी बन जाएंगी बेटा, 2। तो अब यहां पर 2 स्पर्मेटोगोनिया बनी, एक तो ये बना और एक स्पर्मेटोगोनिया ये बन गया। लेट्स से इसमें से ये वाला जो स्पर्मेटोगोनिया है ये वापस से जाकर के इसकी जगह ले लेगा, तो स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में कमी नहीं होगी। अब ये जो दूसरा स्पर्मेटोगोनिया था, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अब यहां होती है ग्रोथ, और जब ये स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगी तो स्पर्मेटोगोनिया अब कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। कौन बना यहां, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। जितने भी नंबर वगैरह को लेकर के कैलकुलेशंस हैं, वो जब भी आपसे पूछे जाएं आप हमेशा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही कहानी शुरू करेंगे। अगर स्पर्मेटोगोनिया से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इस पे मत जाना, आप यहां से हमेशा शुरू करना, उस पे नहीं जाना है, अपने को गिनना यहां से है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अब एंटर करती है मियोसिस में, और जैसा अभी हमने बात की कि मियोसिस कितने स्टेप में होगी, 2। पहला यहां होगा मियोसिस फर्स्ट, और अभी हमने कहा कि मियोसिस फर्स्ट इक्वेशनल डिवीजन की रिडक्शनल, रिडक्शनल यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहने वाला है, हाफ। तो आपने कहा मियोसिस फर्स्ट यहां होती है, और जो मियोसिस फर्स्ट हो रही है वो रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रह जाएगा, हाफ। तो मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन हाफ। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब यहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे, 2। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां बनेगा, इसको बनाने के लिए जो साइटोकाइनेसिस हो रही है ये बच्चे यहां इक्वल है या अनइक्वल, साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल ना, यहां पे कैसा रहेगा, इक्वल। तो अपन ने कहा कि यहां बना जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाने के लिए यहां जो साइटोकाइनेसिस है ये रहेगी इक्वल, तभी तो 2 बराबर की सेल बनेंगी। तो यहां पर इक्वल साइटोकाइनेसिस हुई, जिसकी वजह से 2 बराबर की सेल्स बन जाती हैं, जिनको आपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिया है। यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब फिर से सेल डिवीजन में एंटर करेगी, यानी कि यहां पर मियोसिस सेकेंड होगा और यहां भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। जो हम जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन है या रिडक्शनल है, तो अब यहां पे कौन सा होना है, मियोसिस सेकेंड, विच इज इक्वेशनल डिवीजन। यानी क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाएगा, नहीं, अब ये बराबर रहेगा। और यहां पर जो साइटोकाइनेसिस है ये भी यहां इक्वल ही होगी। तो इस इक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से अब यहां फॉर्मेशन हो जाता है 4 स्पर्मेटेड का, क्या बने, स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड कितने बने बेटा, 4।
अब ये जो 4 स्पर्मेटेड हैं, इनमें से अपन जानते हैं कि 2 के पास एक्स क्रोमोसोम आने वाला है और 2 के पास वाई आएगा, पर एनसीईआरटी उसके बारे में यहां पे अभी कोई बात नहीं कर रही, तो इसलिए हम वो चीज देखेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। अभी देखें, इधर जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितना रह गया, n। और स्पर्मेटेड के पास कितना रहेगा, n। तो यानी कि अगर मुझसे यहां पूछा जाए कि भाई पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सी सेल्स हैं जो हैप्लॉइड होती हैं, तो मुझे नाम किस किस का लेना चाहिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड। ये दोनों सेल कैसी हैं, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल इसमें कौन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अभी मैंने कहा कि जो स्पर्मेटेड है वो अभी स्पर्म जैसा नहीं दिखाई दे रहा, अब इसे स्पर्म के जैसा दिखना है, तो स्पर्म जैसा दिखने के लिए अब ये स्पर्मेटेड क्या होता है कि अब इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मियोसिस। अब यहां कहानी को क्या कहा जाएगा, स्पर्मियोसिस कहा जाएगा या स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाएगा। तो स्पर्मियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू अब ये स्पर्मेटेड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्पर्म में, जिसको आप स्पर्मेटोजुआ भी कहते हैं। तो अब ये कन्वर्ट किसके अंदर हुआ, स्पर्म में कन्वर्ट हुआ। तो बोलो अगर हमें 100 स्पर्म बनाने हैं तो कितने स्पर्मेटेड चाहिए, 100 ही चाहिए ना। अगर 100 स्पर्म बनाने हैं तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 50। और कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 25। यानी कि अगर मेरे पास 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उससे स्पर्म कितने बनेंगे, 400। और 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनेंगी, 200। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने, 200। क्या आपने को अभी ये वाली बात समझ में आई, इसको फटाफट देखो एक बार, साथ में एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको भी देख लो। हाँ, क्या बेटा, हाँ क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही है। था ये कि 2022 में जो क्वेश्चन था उसमें कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म के रिलीज को जो है स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक। और एनसीईआरटी लिखती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज को स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन पे खूब वाद विवाद हुआ था। अब है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने आप में एक ट्यूब है ना, अंदर हॉलो है, तो किसी चीज का उस ट्यूब से बाहर निकल जाना या ट्यूब के ल्यूमेन में आ जाना, दोनों बातें लगभग बराबर हैं। पहले वॉल से अलग होकर ल्यूमेन में आएगा तभी तो ल्यूमेन से बाहर जाएगा। तो बस अंतर यह है कि एनसीईआरटी में लिखा है फ्रॉम और वहां क्वेश्चन में आया था इन, तो बस वो फ्रॉम और इन की लड़ाई थी। और उसमें क्योंकि दोनों बातों का भाव या दोनों बातों का मतलब सेम है, इसीलिए उस स्टेटमेंट को सही माना गया था। कहा बेटा, यहां पे ये कहा कि अगर ये सारे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर जाएं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे कि नहीं। तो पहले इसमें क्या होता है, माइटोसिस। क्यों हो रहा है माइटोसिस, तो माइटोसिस इसलिए हुआ कि इसका नंबर बढ़े। नंबर क्यों बढ़े, जिससे कि इसका नंबर घटे ना। ध्यान दो, अगर ये यहां से अपन घुमा के यहां ना ले जाए ना, तो भले यहां चाहे जितने मिलियन चाहे जितने बिलियन अपने पास स्पर्मेटोगोनिया हो, ये कुछ ही टाइम में कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार में स्पर्म तो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो माइटोसिस होता है, उस माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें से एक ही बनता है और जो दूसरा यहां पर बचा वो इस स्पर्मेटोगोनिया की जगह ले लेगा। मतलब जैसे स्पर्मेटोगोनिया यहां था, इसके अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन से एक और स्पर्मेटोगोनिया ये बना, तो ये अब अपनी जगह रह जाएगा। फर्दर जो डिवाइड करना शुरू करेगा वो ये आगे डिवाइड करना शुरू करेगा। अगली बार जब फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, ये फिर डिवाइड करेगा, फिर एक सेल यहां बनेगी और फिर कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये अपन ने यहां पे इससे रिप्रेजेंट किया है कि भाई इसका मतलब ये है।
माइटोसिस तो एक ही बार होगा ना। यहां पे फिर माइटोसिस की बात क्या है कि डिफरेंशिएशन, वो तो ये है कि यहां किया कि भाई कई बार जो बार बार ये डिवाइड करता रहता है उसके हिसाब से। बस यहां जो डिफरेंशिएशन का है उस पर अपने को ध्यान देना है कि जो हुआ डिफरेंशिएशन हुआ, तो उसमें यह है कि ये डिवाइड किया और डिवाइड करके बस इसका नंबर कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, फिर अपन ने कहा कि एक बार जब स्पर्म बन जाएगा, आफ्टर फॉर्मेशन, अब यह अटैच किसके साथ होगा? सर्टोली सेल के साथ। तो अब यह अटैच किसके साथ हुआ? सर्टोली सेल से। और फिर अपन ने कहा कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज हो जाना इस कहानी को अपन नाम क्या देते हैं? स्पर्मिएशन। तो ये जो कहानी है इसको अपन नाम क्या देते हैं? स्पर्मिएशन नाम देते हैं। तो आज अपन ने बात की यहां स्पर्मेटोजेनेसिस तक, ठीक। कल एक बार देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से हार्मोन यहां इन्वॉल्व है, जो अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी बात करती है। हार्मोन्स की कहानी क्या है, और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? चलो मिलते हैं। हेलो। बाहर एलपी मिल रही है, एलपी ले लो। पी ब्लॉक।